इंडिया अलायंस और महाराष्ट्र की राजनीति पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है। कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ हमारे साथ हैं। वर्षा जी, एक बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया अलायंस अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि आपके ही साथी संजय राउत कह रहे हैं कि अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो इंडिया अलायंस को बचाए, वो जिम्मेदारी आपने नहीं निभाई, क्या कहेंगी? मुझे लगता है संजय राउत अकेले इंडिया अलायंस के सदस्य नहीं हैं। इंडिया अलायंस में लगभग 28 पार्टीज़ हैं, तब जाके एक अलायंस बनी है। तो मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल, और वो उनके पार्टी के नेता भी नहीं है, उनके पार्टी के नेता आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं। तो वो उन्होंने अपना एक ओपिनियन अपनी पार्टी का दिया है, हम अपनी पार्टी का ओपिनियन हमारे नेताओं के पास देंगे, और उसके बाद जाके जो है वो इसके बारे में जो है वो निर्णय होगा। और मुझे हमेशा ये लगता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी एक से कहा कि यही सवाल हमें क्यों पूछा जाता है कि इंडिया अलायंस है कि नहीं, अगर दिल्ली में हम आपस में लड़ते हैं तो यही सवाल बीजेपी को क्यों नहीं पूछा जाता कि आपकी एनडीए है कि नहीं। जब बिहार में नीतीश कुमार जी लड़ते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो रहता है उनकी अलायंस, या चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी साथ में लड़ेंगे आंध्र प्रदेश में? तो हर पार्टी का अपना निर्णय है। अलायंस ये बड़े तौर पे होता है, पहले यूपीए में था, अभी अभी इंडिया अलायंस है। तो हर 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 टाइम पे सब पार्टियां मिलके आती है जब केंद्र में कोई चीज़ करनी है। लेकिन राज्य के निर्णय, मुंबई के निर्णय अलग हो सकते हैं, उसके लिए पार्टी के नेताओं से चर्चा होता है। दिल्ली में ऐसा लगा कि भाई दिल्ली के निर्णय के लिए दिल्ली के नेताओं को जो सही लगा वो उन्होंने निर्णय लिया। मुंबई के लिए हमें जो पूछा जाएगा मुंबई के बारे में बताएंगे। लेकिन अलायंस के निर्णय के लिए जो बातें होती है वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बतानी चाहिए। संजय राउत जी हमारे बहुत ज्येष्ठ नेता है, मुझे लगता है उन्होंने अपने उद्धव ठाकरे साहब से बात करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे साहब और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल जी जो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है। वर्षा जी, आपको नहीं लगता मुफ्ती जी की तरफ से जो बयान आया था उसके बाद संजय राउत पूरा ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका ये स्टेटमेंट है कि कन्वेनर जो है वो इंडिया अलायंस का कांग्रेस नहीं बचा पाई और बचाने की जिम्मेदारी इंडिया अलायंस की भी कांग्रेस की थी, इस तरह का बयान है उनका। तो आपको लग रहा है पूरा ठिकरा जो है, जो रिसेंटली हार हुई या हरियाणा में जो भी रिजल्ट है, सबके वो कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है उन्होंने हरियाणा का जो रिजल्ट आया या बाकी जो रिजल्ट आया वो कांग्रेस पे, या महाराष्ट्र का रिजल्ट कांग्रेस पे नहीं, चुनाव आयोग पे फोड़ना चाहिए। चुनाव आयोग ने चारों इलेक्शन साथ में लिए होते, चाहे महाराष्ट्र का निर्णय कुछ अलग आता, पहला चीज़। दूसरा, वो अपनी पार्टी की बात करें, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। उनको अगर कुछ लगता है तो बिल्कुल उनके नेता से बात करें, नेता हमारे नेताओं से बात करेंगे। इंडिया अलायंस के बारे में बात करने के लिए सिर्फ एक पार्टी नहीं है, 28 पार्टीज़ हैं, तो साथ में मिलकर जो भी निर्णय है वो निर्णय लेंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि संजय राउत जी की क्या सोच मन में चलता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। संजय राउत जी की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, लेकिन बाकी लोगों की भी अपनी अपनी सोच हो सकती है। जब अलायंस होता है या जब बड़ा फैमिली होता है तो सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, तो सबको साथ में लेके चलने का काम हम लोग करते हैं। आपको लगता है उनके इस लगातार बयान से ये जो इंडिया अलायंस की फैमिली है उसको नुकसान पहुंचता है, उनको थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए मैं कैसे बोल सकती हूँ? वो तो उनको आत्मचिंतन करके उनको अपना अपना सोचना चाहिए। उनकी आदत है तो वो ठीक है, अपने अपने सबकी सोच हो सकती है, अपने अपने, मैं उनको कैसे बता सकती हूँ? वो पत्रकारिता में काम कर चुके हैं, उनको मालूम है किस तरह से क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं उनको बता नहीं सकती। एक तो वो मेरे से सीनियर है, दूसरे वो मेरे पार्टी की नहीं है, तीसरा सबसे बड़ी बात कि उनको अपना इंडिविजुअल मत रखने का पूरा अधिकार है, तो अपना मत रखते हैं। जो हमें अपना रखता है, जैसा मुझे लगता है वो मैं अपना रख रही हूँ। मैं ये रख रही हूँ कि अगर हम अलायंस में हैं, जैसे हमें भी विधानसभा में और संसद के वक्त लगता था कि हमें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन पार्टी अलायंस में जब निर्णय लेने गया, हमारे नेताओं ने निर्णय लिया, हमने उसको स्वीकारा, हमने प्रामाणिकता से काम किया। चाहे आपने संसद के इलेक्शन में देखा होगा या विधानसभा में, हमने पूरी मेहनत की। महाविकास आघाड़ी के मुंबई में 14 सीटें चुन के आई, उसमें हमने भी उतनी मेहनत की जितनी उन्होंने की है। मुंबई अध्यक्ष भी हैं। संजय राउत ने कहा है कि अब जितने भी महानगर पालिका और ग्रामीण चुनाव होंगे वो खुद के बल पर लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं की ये डिमांड है, क्योंकि उनको कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल पा रहा था। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि वो अलग लड़ने की बात पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं, तो आपकी पार्टी भी अलग लड़ेगी? नहीं, हम देखिए, मैंने पहले कहा कि ये बात जो है वो संजय राउत जी कह रहे हैं। हम बात उद्धव ठाकरे साहब की सुनेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब उनके नेता है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, राहुल गांधी जी हैं, वो उनसे बात करेंगे और फिर वो निर्णय होगा। हमारे कार्यकर्ता भी चाहते थे विधानसभा में और लोकसभा में हमें ज़्यादा सीटें मिले, हम ये लड़े। और लोकसभा इसमें भी चाहते होंगे शायद, स्थानिक स्वराज संस्था में, चाहे लोकल बॉडी के इलेक्शन में हमें मिले। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें मिले, कुछ लोग चाहते हैं कि आप बड़े इलेक्शन में साथ में आते हो, छोटे इलेक्शन में साथ में नहीं आते। तो कार्यकर्ता की भूमिका अपनी अपनी भूमिका है, उसको हम पार्टी के नेताओं के सामने रखेंगे। पार्टी के नेता जो भी मंजूर करेंगे, जो भूमिका को एक साथ लेके आएंगे। जैसे दिल्ली में मैंने आपको एग्जांपल कहा, तो वो निर्णय पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद हुआ ना कि आम आदमी पार्टी अपनी लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी अपनी जगह पर लड़ेगी। तो वो निर्णय वहाँ की स्थानिक परिस्थितियों को देख के लिया जाता है। तो अगर हुआ, हम तो वैसे भी मुंबई में देखो बहुत स्ट्रांग है। मुंबई में हमारे पहले भी बहुत सारे एमएलए चुन के आते थे, कारपोरेटर चुन के आते थे, तो ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो हमें भी लोकसभा में लगा था कि हमें 3 सीटें मिलनी चाहिए, वो 2 ही मिली, राइट। तो
निर्णय लेने के अधिकार जो है वो हमारे नेताओं को है। मुझे लगता है वो सब सक्षम है, वो बैठ के निर्णय लेंगे। अपने अपने इंडिविजुअल मत है, वो अपने अपने रखने का काम सब लोग करते हैं। इससे पहले अंबादास दानवे जी ने भी रखा था, तो उसमें क्या हो गया? जी वर्षा जी, आप लोग और पूरा विपक्ष लगातार ईवीएम का मुद्दा उठा रहा था। भाजपा से महाराष्ट्र के मंत्री हैं नितेश राणे, वो कहते हैं ईवीएम का उन्होंने नया फुल फॉर्म दिया है कि एवरी वोट मुल्ला के खिलाफ। कैसे देखते हैं आप? पहले तो देवेंद्र फडणवीस जी ने नीतीश राणे जी को पक्ष नहीं मंत्री पद से हटाना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी उनसे, क्योंकि जिस तरह से नीतीश राणे जी का बार बार स्टेटमेंट आ रहा है, मुझे लगता है वो देश के संविधान में यकीन करते हैं क्या? क्योंकि देश के संविधान कहता है एकता, बंधुता, न्याय, स्वातंत्र। तो मुझे उनसे एक सवाल पूछना है देवेंद्र फडणवीस साहब से कि कितनी बार नीतीश राणे जी स्टेटमेंट करते रहेंगे? पहले एक घुस में घर के घुस के मारो, पुलिस की बीबी के बारे में बात की, पुलिस के बारे में बात करें तो मैं यहाँ फेंकूंगा, तुम्हारी बीबी को वीडियो निकाल के जाके दिखाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अब वो मिनिस्टर बन चुके हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है और उन्होंने क्या कहा है? मैं सबको समानता से देखूंगा, मैं किसी के लिए ममत्व भावना नहीं रखूंगा, किसी का द्वेष नहीं करूंगा। यही कहता है ना देश का संविधान और मिनिस्ट्री की शपथ। और वो क्या कर रहे हैं आज? उन्होंने केरला के बारे में बात की, बराबर है। अब ये बात की ईवीएम के फुल फॉर्म की बात जो आप कर रही है, ये क्या दिखाना चाहते हो? महाराष्ट्र के मंत्री हो आप, महाराष्ट्र के हर जनते का जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि उसको न्याय दे, उसको सम्मान दे। आप क्या कर रहे हो? अगर आप देश के संविधान में यकीन नहीं कर सकते हो तो आप मिनिस्ट्री पे क्यों हो? पहला तो उनका राजीनामा लेना चाहिए। जिस शपथ पे उन्होंने पद लिया है उस शपथ का वो सम्मान नहीं कर सकते। एमएलए भी नहीं रहना चाहिए। एमएलए में भी तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेनी पड़ती है, तो आपको एमएलए भी नहीं रहना चाहिए। पार्टी का निर्णय तो उनका, पार्टी के, ऐसे मैं पार्टी का कुछ कहूँगी नहीं, वो उनके पार्टी का निर्णय है। पर मैं कहना चाहती हूँ कि उनको एमएलए भी नहीं रहना चाहिए और उनको मिनिस्टर तो बिल्कुल लेना चाहिए। पहला उनका राजीनामा देवेंद्र फडणवीस जी ने लिया। क्या उनकी भूमिका से देवेंद्र फडणवीस जी सहमत है? कितनी बार आप जात धर्म की बात करोगे? आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप मिनिस्टर बन गए, अभी महाराष्ट्र में के लिए क्या होगी बताओ ना। लेकिन आप संविधान नहीं मानते, आप लोकशाही नहीं मानते। वर्षा जी, इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेताओं का सह होगा, साथ होगा, ऐसा नहीं लगता जिसके चलते लगातार नीतीश इस तरह का? मुझे ये नहीं मालूम है कि किसका कहने, लेकिन मुझे देश में पंतप्रधान है, ये राज्य में मुख्यमंत्री से पूछूंगी, क्योंकि उनकी मंत्रिमंडल का वो एक हिस्सा है। और आपके मंत्रिमंडल का हिस्सा जो देश के संविधान की शपथ लेके काम करने की गवाही देता है और देश के संविधान को मानता नहीं है, उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है, उस इंसान को आपको रखना नहीं चाहिए मंत्री। उस आदमी से हमें मंत्री पद की अपेक्षा नहीं। वो किसी को क्या बोलते हैं, वो सबको सिक्योरिटी देगा या सबके लिए न्याय की भूमिका रखेगा, ऐसा हमें लगता नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर जिस शपथ पे उन्होंने काम किया उस शपथ पे नहीं चल सकते, तो ऐसे आदमी को पहले पद से बाजू में करना चाहिए। ये भूमिका मेरी है। वर्षा जी, एक सवाल है कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। बीड़ में फिलहाल जो मकोका लगाया गया है, तो वाल्मीकि कराड़ का नाम बहुत आ रहा था, उनको छोड़कर बाकी आरोपियों पर लगाया गया है। जिस तरह एक ढील भी हम देखने मिली, तो क्या स्थिति आप समझती है महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए? मुझे महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे लगती है कि वो कमज़ोर होती जा रही है। उसका कहीं ना कहीं कारण मुझे लगता है गृह मंत्री ने पर्सनल ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे परभणी की घटना हुई, बीड़ की घटना हुई, हमने औचित्य के मुद्दे से संसद में बात रखी। वहाँ के जो सांसद है उन्होंने जो है बीड़ की बात रखी। हमने संसद के बाहर आंदोलन किया, उन्होंने गृह मंत्री से केंद्रीय बात की। सब कुछ करने के बाद भी कितने दिनों के बाद वाल्मीकि कराड़ जी को अरेस्ट हुआ? क्यों हुआ? वाल्मीकि कराड़ कौन है जिसके लिए इतना सब कुछ? मैं तो अभी देख रही हूँ महाराष्ट्र में फरार बनने की भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। बदनापुर की घटना हो गई, फरार हो गया। पौष की घटना हो गई, फरार हो गया। बरली घटना हो गई, फरार हो गया। अब ये वाल्मीकि कराड़ कितने दिन तक फरार? और मुख्यमंत्री कहते हैं और उनके प्रिय मंत्री, उनके बाजू वाले कहते हैं हमने उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं की, पलंग उनके लिए ले आया। अरे आप ही के विधायक रो रो के बात कर रहे थे असेंबली में, बीड़ में बात कर रहे हैं सर्वपक्षीय, पुणे में आके सब लोग सर्वपक्षीय बात कर रहे हैं। अगर आपके एमएलए बात कर रहे हैं तो आप उसको भी सीरियसली नहीं ले रहे। सुरेश दास हमारे पार्टी में से नहीं है, नमिता मुंदड़ा हमारे पार्टी में से नहीं है। आप अपने पार्टी के एमएलए को न्याय नहीं दे सकते, आप महाराष्ट्र की जनता को कब न्याय दोगे और हमको कब न्याय देंगे? मतलब वाल्मीकि कराड़ ऐसा कौन है जिसको अभी हमको बोलना पड़ेगा कि भाई वो बड़ा आदमी कोई तो है जिसको मौका नहीं लगता है, जिसके लिए फरार का बात होता है, जिसको पलंग लाया जाता है? कौन है वो? हम मतलब हर घटना आप देखो, फरार होने का महाराष्ट्र में प्रमाण क्या है? और क्या कर रहे होम मिनिस्टर और क्या कर रही है पुलिस महासंचालिका? ये भी तो सवाल है ना।
तो कायदा सुव्यवस्था को आपने क्या बना के रखा है? कोई भी किसी को मारे, एक लोक प्रतिनिधि को मारा गया है और बहुत बहुत गंदे तरीके से मारा गया है, फिर भी उसको न्याय मिलने के लिए मैं अपेक्षा यही करूँगी कि उसको न्याय मिले, उसके कुटुंबों को न्याय मिले। इतना गुहार लगाने के बाद भी आज भी उसको, उसके ऊपर मर्डर का गुने का नहीं है, आज भी उसको मौका नहीं है। क्यों? और किसके कहने पे ये सब चल रहा है महाराष्ट्र में? विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट तो नहीं होगा ना, तो ये गलत है। और इस तरह से किसी को मारने का किसी को अधिकार नहीं है। और मैं देखा भीड़ में तो 109 ना 109 कुछ तो मिले ऐसी घटना है। भीड़ है कि बिहार है? तो उसके ऊपर भी तो राज्य के मुख्यमंत्री को बोलना पड़ेगा ना। उन्हीं के राज्य के मंत्री है, उनके साथी, जैसे नीतीश राणे जी वैसे वहीं पे कोई है। तो मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर है, आज से नहीं है। जब उप मुख्यमंत्री तब भी होम मिनिस्टर थे। तो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, उनको जवाब देना पड़ेगा महाराष्ट्र की जनता को। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, बीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.